सो हाय हेलो एवरीवन। भाई देखिए, आज से अपन ने रीड प्री लेवल 2 साइंस मैथ के बच्चों के लिए साइंस की क्लासेज स्टार्ट कर दी है। ये क्लासेज आपको अपने यूट्यूब चैनल गुरु एकेडमी 8116 पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और ये वादा रहा, यदि अपन ने स्टार्ट किए हैं तो अपन इसका अंजाम तक भी पहुँचेंगे, लेकिन इसमें आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट कर देना और वीडियो को आपको अधिकतम शेयर करना है। और जहाँ पर भी आप लोग इसको लगा सकते हैं, जैसे आपके व्हाट्सएप स्टेटस है ना, इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक स्टोरी, जहाँ पर भी आप लोग शेयर कर सकते हैं तो आप लोग शेयर ज़रूर करना, क्योंकि यदि स्टार्ट किया है, अंजाम तक पहुँचना है तो आप लोगों का सपोर्ट ज़रूर चाहिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली बात तो ये अपनी आज की पहली क्लास है। अपन टॉपिक वाइज लेंगे, है ना, पहले बायो का, फिर केमिस्ट्री का, फिर फिजिक्स का, सभी अपन टॉपिक वाइज लेंगे। और दूसरी बात, अपने ये जो सोर्स होगा ना, कि जो चीज़ें आपके सामने जो कंटेंट लाया जाएगा वो किस पर आधारित होगा, आपकी आरपीएससी बुक जो पहले चलती थी राजस्थान के अंदर और एनसीईआरटी बुक, इन पर डिपेंड होगा। क्योंकि आपको पता है सारा पेपर इन्हीं बुक से बनता है, ठीक है। और आप लोग कंपेयर कर लेना, किसी भी कोचिंग सेंटर से, किसी भी टीचर के कंटेंट से आप लोग कंपेयर कर लेना, अपना कंटेंट कम नहीं होगा, ना ज़्यादा है ना कम है। एक लिमिटेड आपका कंटेंट होगा, लेकिन सुपर होगा, सफिशिएंट होगा, ठीक है। आपको सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और अब तक जो एग्जाम लग चुके हैं वो वाले क्वेश्चन भी आप लोग देख लेना, मिला के सारे क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो चलते हैं, बिना किसी देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सिलेबस तो आप सभी को पता होगा ही। यदि किसी स्टूडेंट को पता नहीं है तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है गुरु एकेडमी 8116, वहाँ पर मैंने डाल रखा है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। फिर भी यदि आपको नाम ले तो इस क्लास के नीचे आप लोग कमेंट कर देना, मैं अगेन उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है भाई। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देखिए आपको जो सिलेबस है ना, उसके अंदर सबसे पहले जो यूनिट है वो बायोलॉजी की है। जो यूनिट फर्स्ट है वो किसकी है? वो बायोलॉजी की है। और उस यूनिट का नाम क्या है? उसका नाम है सजीव एवं निर्जीव, जिसके अंदर 3 टॉपिक दिए गए हैं, परिचय, अंतर और लक्षण। आज अपन टॉपिक परिचय लेंगे और काफ़ी सारी बातें इस टॉपिक से संबंधित अपन करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हाँ जी, पहले टॉपिक परिचय है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सजीव होते क्या है, सजीव की डेफिनेशन क्या है। तो देखो, एक मैं बेसिक से यदि बात करूँ ना, बेसिक से यदि मैं बात करूँ आप लोगों के सामने, तो सजीव क्या है कि जिनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, सजीव कहलाते हैं। यानी जो भी कोशिका से मिलकर बना है, जो भी सेल से मिलकर बना है, वो क्या है? सजीव है। इसके साथ में इसके एक डेफिनेशन हो रहा है कि वे जीव जिनमें श्वसन, गति, वृद्धि, जनन, पोषण आदि क्रियाएं पाई जाती हैं, सजीव कहलाते हैं। आदि मतलब और भी होती है ना, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन, वृद्धि, गति, संवेदनशीलता, उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया, गति, काफ़ी सारे क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो ये जो सभी क्रियाएं होंगी वो क्या है? सजीव है। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है ना, ये आपके जो पहले राजस्थान के अंदर जो बुक चलती थी क्लास 6 के अंदर, क्लास 6 की जो बुक है आरबीएससी की, राजस्थान बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। राजस्थान बोर्ड की जो क्लास 6 की बुक है, उसका लेसन नंबर 6, उसको ऐसे के ऐसे उठा के दिया गया है। जब आप लोग लेसन 6 देखेंगे ना क्लास 6 का, तो वहाँ पर ये 3 चीज़ें दे रखी है, परिचय, अंतर और लक्षण, सजीव निर्जीव में। बस उन्हीं को ऐसे कैसे उठा के आपका सिलेबस बना दिए, आप लोग देख लेना भले, ठीक है। यदि आपको चाहिए तो मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पर लेसन 6 की पीडीएफ, जो उसमें स्टार्टिंग में देते हैं ना, लेसन की स्टार्टिंग में प्रस्तावना वगैरह जो आता है स्टार्टिंग में, उसमें 3 चीज़ें दे रखी है, सजीव निर्जीव का परिचय है, अंतर है, लक्षण है, और उन्हीं को उठा के ना आपके सिलेबस में चिपका दिए है, आप लोग देखना।
हाँ जी, तो डेफिनेशन क्लियर है। एग्जाम्पल देखो, समस्त पादप जंतु सूक्ष्म जीव, कौन कौन से होते हैं सूक्ष्म जीव? जैसे जीवाणु है ना, जिसे बैक्टीरिया बोलते हैं, विषाणु जिसे वायरस बोलते हैं, कवक जिसे फंजाई बोलते हैं, और प्रोटोजोआ तो प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, ये सजीव हो गया। अब बात करते हैं निर्जीव। तो भाई सजीव में श्वसन भी होता है, गति भी होती है, वृद्धि भी होती है, जनन भी होता है, पोषण भी होता है, उत्सर्जन भी होती है, ये सारी जैविक क्रियाएं होती है। लेकिन निर्जीव में ये सभी नहीं होगी। तो इसके अपोजिट परिभाषा बन जाएगी कि वे जीव जिनमें श्वसन, गति, वृद्धि, जनन, पोषण आदि जैसी क्रियाएं नहीं पाई जाती है, निर्जीव कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, बैग, पेन, पेंसिल, रबर, मेज, कुर्सी, क्या इनमें होते हैं क्या? अरे क्या श्वसन क्रिया करते हैं क्या? क्या भोजन खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं ना। तो ये सभी क्या निर्जीव है। या अपन यूं कह सकते हैं एग्जाम्पल कि समस्त पादप जंतु व सूक्ष्म जीवों के अतिरिक्त अन्य वस्तुएं, कि इनके अलावा जो वस्तुएं हैं वो क्या है? निर्जीव है। तो मेरे ख्याल से सजीव निर्जीव की परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है सूक्ष्म जीवों के अंदर विषाणु। अपन इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं, हल्के से, ज़्यादा नहीं, हल्के से। देखो एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो जैसे जो टॉपिक जिस क्लास की बुक में मिल रहा है ना, वो तो अपन लेंगे, लेकिन मैं उसका लिंक 11th-12th की बुक से भी कनेक्ट कर दूंगा। इतना भी कनेक्ट नहीं करूंगा कि आपको पढ़ने में मुश्किल हो, मुसीबत या नहीं, याद भी हो जाए और आपको ना अपर लेवल की नॉलेज भी मिल जाए। इसका एक्सपीरियंस आपको इस क्लास के अंदर मिल भी जाएगा। ये मैंने जो नोट्स रेडी किए हैं ना, ये क्लास 6 की बुक से किए हैं, लेकिन आप लोग मिला के देखना, क्लास 6 का तो पूरा आ ही रहा है, अपर लेवल की क्लासेज की चीज़ें भी आ रही है। और कुछ टॉपिक जिनकी यहाँ पर चर्चा होगी, केवल चर्चा होगी, मैं उनका नाम आएगा, उनके बारे में डिटेल से बात जब यूनिट आएगी ना, जैसे पोषण यहाँ पर चर्चा हो रहा है, पोषण की अलग से यूनिट भी है आपकी, तो वहाँ पर डिटेल में बात करेंगे फिर। ठीक है, हाँ जी। देखो विषाणु के बारे में अपन क्या बात करने वाले थे वो सुनिएगा। देखो जो विषाणु होता है ना, ये सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होती है, यानी सजीव और निर्जीव को जोड़ने का काम करती है। कहने का मतलब विषाणु है ना, वो सजीव भी है और निर्जीव भी है। यही लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है कि विषाणु यानी जो वायरस होते हैं, सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होती है। अभी सजीव कब होगा, निर्जीव कब होगा, तो सुनिएगा। जब ये वायुमंडल में ऐसे ही पड़ा रहता है ना, यानी किसी भी सजीव के संपर्क में नहीं है, पड़ा है वैसे ही अकेला, तो ये निर्जीव होता है। लेकिन जैसे ही ये किसी सजीव कोशिका के संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आता है, तो इसमें क्या सजीव जैसे लक्षण आ जाता है। मतलब ये अपनी संख्या में वृद्धि करने लग जाता है, ये मल्टीपल होने लग जाता है, गुणन करने लग जाता है, वृद्धि करने लग जाता है। कब? जब ये किसी सजीव के संपर्क में आएगा। तो जब तक वायरस वायुमंडल में अकेला पड़ा है, निर्जीव होता है, लेकिन जैसे ही किसी सजीव कोशिका के संपर्क में आएगा, ये सजीव जैसे लक्षण दर्शाने लग जाता है। कहने का मतलब ये सजीव हो जाता है। ठीक है, तो यही लाइन मैंने यहाँ पे देखो नीचे लिखी भी है, मैं आपको बताना चाहूँ। वायरस के बारे में ही है ये, कि ये स्वतंत्र अवस्था में निर्जीव पड़े रहता है तथा सजीवों में प्रवेश करते ही सजीवों के समान वृद्धि, गुणन जैसे आदि लक्षण प्रकट करने लग जाता है। भाई ये कहने का मतलब वायुमंडल में अकेला पड़ा है, निर्जीव है, किसी सजीव के संपर्क में आएगा, किसी लिविंग सेल के संपर्क में आएगा, तो ये सजीव जैसे लक्षण प्रकट करने लग जाता है। आई थिंक ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो सजीव की परिभाषा क्लियर, निर्जीव की परिभाषा क्लियर। एक अपवाद था विषाणु, है ना, जो सजीव भी है निर्जीव भी है। कैसे है मैंने आपको बता दिया है, इसलिए इसको सजीव निर्जीव के बीच की योजक कड़ी भी कहते हैं। क्लियर है भाई। अब देखो सजीव की परिभाषा में कुछ शब्द आए थे कि जिनमें श्वसन होता है, उत्सर्जन है, पोषण है, जनन है, गति है, वृद्धि है, उन्हें क्या बोलेंगे? सजीव बोलेंगे। तो ये जो लक्षण होते हैं ना, ये सजीवों के अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, सजीवों की विशेषताएं होती हैं। तो अपन इनके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो अगला जो पॉइंट हो जाएगा अपना, वो हो जाएगा सजीवों के अभिलाक्षणिक गुण। सजीवों के अभिलाक्षणिक गुण या सजीवों की विशेषताएं। अभिलाक्षणिक का मतलब है ये सजीवों में ही होंगे,
निर्जीवों में नहीं होंगे। कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पे कुछ पेन डाउन किए गए हैं, आप लोग देख लेना। एक तो ये PDF है ना, ये भी आपको प्रोवाइड की जाएगी भाई, लेकिन ना मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, ध्यान रहे। तो जो भी नए बच्चे हैं, एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, और वीडियो को ना आपको शेयर जरूर करना है, क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे ना तो भी वीडियो की रीच बढ़ती है, और तभी हमें ना मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। सिंपल सी बात ये है। तो कौन कौन से अभिलाक्षणिक लक्षण है, देखो कोशिकीय संरचना, जिसे हम कोशिकीय संगठन भी कह सकते हैं, क्या होता है भी बात करेंगे। जीव द्रव्य जिसे प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, उपापचय या चयापचय जिसे इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म कहते हैं, पोषण यानी न्यूट्रिशन की बात करेंगे, पाचन यानी डाइजेशन की बात करेंगे, श्वसन यानी रेस्पिरेशन की बात करेंगे, उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन की बात करेंगे, प्रजनन या जनन यानी रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल की बात करेंगे। इसके अलावा संवेदनशीलता एवं उद्दीपनों की प्रति अनुक्रिया, वृद्धि और गति, ये ऐसे लक्षण हैं जो केवल सजीवों में होते हैं, निर्जीवों में नहीं होते हैं। अब इनमें से अपन कुछ लक्षण की चर्चा आज के इस क्लास में करेंगे, शेष बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहला लक्षण कौन सा अपना, कोशिकीय संरचना या कोशिकीय संगठन यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या मतलब है इसका, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो कोशिकीय संरचना का मतलब है कि जितने भी सजीव हैं वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने हैं, कोशिकाओं से। वो एक कोशिका से मिलकर भी बने हो सकते हैं, एक से अधिक कोशिका से मिलकर भी बने हो सकते हैं। यानी सजीवों की जो संरचना बनेगी वो किससे बनेगी, कोशिकाओं से बनेगी। तो पॉइंट बन गया कोशिकीय संरचना। तो सजीव एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यदि सजीव एक कोशिका से मिलकर बना है, यानी कोई ऐसा सजीव है जिसमें केवल एक ही कोशिका होगी, उसे बोलेंगे एक कोशिकीय जीव। जैसे एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास। एग्जाम्पल पूछा जाता है एग्जाम में, निम्न में से एक कोशिकीय जीव का उदाहरण दीजिए, यानी जीव का उदाहरण है। 4 ऑप्शन होंगे, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब यदि कोई जीव एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है, उसे क्या बोलेंगे, बहुकोशिकीय जीव। जैसे पादप है, जंतु है, मनुष्य है, कवक है, हाइड्रा है। मनुष्य जंतु के अंदर ही आ जाता है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल लिया अलग से, कई बार क्या ऐसे जंतु दे दे या फिर मनुष्य दे दे, है ना, तो कन्फ्यूज हो जाए। मनुष्य जंतु के अंदर ही आता है। पादप, जंतु, मनुष्य, कवक और हाइड्रा, ये बहुकोशिकीय जीव हैं। इनका निर्माण, इनकी संरचना में एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया, कोशिकीय संरचना। अब देखो जंतु को निर्माण कैसे होता है कोशिका से, पादप का कैसे होता है। कोशिका होगी, कोशिकाएं मिलकर बनाएगी उत्तक, उत्तक मिलकर बनाएंगे अंग, अंग मिलकर बनाएंगे अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिलकर बना देंगे किसी भी जंतु का शरीर। पादप की बात करता है, इसकी शुरुआत भी किससे होगी, कोशिका से ही होगी। कोशिका मिलकर क्या बनाएंगे, उत्तक, उत्तक मिलकर क्या बनाएंगे, अंग, और अंग मिलकर क्या बना देंगे, पादप शरीर। यहाँ पर एक चीज नोट करना आप लोग, अंग तंत्र केवल जंतुओं में होता है, पादपों में नहीं होता है। वापिस बात करते हैं, दोनों का निर्माण कोशिका से होगा। कोशिका मिलकर उत्तक बनाएगी, उत्तक मिलकर अंग बनाएगी। लेकिन जंतुओं के अंदर जो अंग है ना, ये मिलकर क्या बना देंगे, अंग तंत्र बना देंगे, और अंग तंत्र मिलकर जंतु का शरीर बनाएंगे। जबकि पेड़ पौधों में अंग मिलकर पादप शरीर बना देंगे, अंग तंत्र नहीं होंगे। जैसे अंग तंत्र की बात करूँ, मनुष्य जंतु के अंदर जैसे श्वसन तंत्र होता है, परिवहन तंत्र होता है, जनन तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है, कंकाल तंत्र होता है, मांसपेशी तंत्र होता है। ऐसे ढेर सारे तंत्र मिलेंगे, फिर एक शरीर का निर्माण होगा। पेड़ पौधों में ऐसा नहीं होता है, उनके सीधे अंग होते हैं, जड़, तना, पत्ती वगैरह मिलकर के पेड़ का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपको बताना चाहूँ तो एक बार देखने की कोशिश करना आप लोग अपना एग्जाम्पल। हाँ जी, जैसे देखो ये है, यहाँ पे देखना आप लोग, ये मनुष्य का श्वसन तंत्र है, यानी एक अंग तंत्र है। अब अंग तंत्र का निर्माण किससे होगा, अंगों से होगा। तो यहाँ पे देखो ढेर सारे अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं, जैसे आपका
नासा द्वार है ना, मैं श्वसन तंत्र की बात कर रहा हूँ, आपकी ग्रसनी है, कंठ है, श्वास नली है, आपके फेफड़े हैं, है ना, श्वसनी है, श्वसनिकाय है, कूपिकाय है, डायफ्राम है, ये सारे अंग हैं और ये सभी अंग मिलकर क्या बन गया, अंग तंत्र बन गया। कौन सा अंग तंत्र बन गया, श्वसन तंत्र बन गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अंग मिलकर किसी न किसी अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। ये एग्जाम्पल है, श्वसन तंत्र एक अंग तंत्र का उदाहरण है। वैसे जनन तंत्र बनेगा, परिसंचरण तंत्र बनेगा, कंकाल तंत्र बनेगा, मांसपेशी तंत्र बनेगा, उत्सर्जन तंत्र बनेगा, है ना। ऐसे ढेर सारे तंत्र मिलकर के एक शरीर का निर्माण करेंगे, लेकिन पेड़ पौधों में सीधे अंग मिलकर ही शरीर का निर्माण कर देते हैं। हाँ जी, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने यहाँ पे पेन डाउन कर दिया है कि पादपों में अंग तंत्र नहीं पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, सिंपल ऑर्गन होते हैं और शरीर का निर्माण कर देते हैं पादप शरीर का। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट आपके सामने डिस्कशन कर रहा हूँ। पहला, भाई मुझे एक बात बताओ, चाहे जंतु शरीर हो चाहे पादप शरीर हो, इसका निर्माण किससे होता है, कोशिका से होता है। तो ये किसी भी सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होगी कि नहीं होगी, अरे बेसिक यूनिट होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो कोशिका जो होती है ना, वो सजीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है ना, सबसे मूलभूत इकाई होती है, बेसिक यूनिट होती है कोशिका। ठीक है, साथ में एक लाइन और लिखी, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि सभी सजीवों के शरीर की भौतिक इकाई, यदि संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई की बात करें तो कोशिका होती है, लेकिन यदि भौतिक इकाई की बात करें तो वो कौन होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, जिसे हम जीव द्रव्य भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, यदि किसी भी सजीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई की बात करें तो वो कोशिका होती है, लेकिन यदि किसी भी सजीव की भौतिक इकाई की बात करें, फिजिकल यूनिट की बात करें, तो प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य होता है। क्या होता है प्रोटोप्लाज्म, आगे डिस्कशन करेंगे सेकंड पॉइंट में। दूसरी बात, ये जो स्टेटमेंट है ना कि सभी सजीवों के शरीर की भौतिक इकाई प्रोटोप्लाज्म होती है, हक्सले नामक वैज्ञानिक ने कहा था। किसने, हक्सले नामक वैज्ञानिक ने ये स्टेटमेंट दिया था, ये कथन दिया था। सेकंड पॉइंट अपन बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य। हाँ जी, सबसे पहले बात करते हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म शब्द है ना, ये दिए किसने था, ये दिया था पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। जो स्टेटमेंट अभी आपने बात की थी, सभी सजीवों के शरीर की भौतिक इकाई, वो स्टेटमेंट हक्सले ने दिया था, लेकिन ये प्रोटोप्लाज्म शब्द पुरकिंजे ने दिया था। ठीक है भाई, अब देखो होता क्या है प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, आई थिंक आप लोग सभी ने 11th-12th में, BSc में, है ना, कोशिका के बारे में तो पढ़ा ही होगा कि जो कोशिका होती है, यदि मैं पादप कोशिका की बात करूँ तो सबसे बाहर कोशिका भित्ति होती है, उसके बाद में कोशिका झिल्ली होती है। जंतु कोशिका की बात करूँ तो सबसे बाहर कोशिका झिल्ली होती है। कहने का मतलब पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में यदि मैं डिफरेंट देखो, बेसिक सा आउटर डिफरेंट, तो कोशिका, ये जो पादप कोशिका होती है, इसके चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैं जंतु कोशिका का एग्जाम्पल से ले रहा हूँ। देखो, ये कोई जंतु कोशिका है, सबसे बाहर क्या इसका, ये सबसे बाहर है कोशिका झिल्ली। पादप कोशिका में इसके चारों ओर भी एक आवरण होगा, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये जंतु कोशिका की बात कर रहा हूँ, सबसे बाहर क्या है, कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। मैंने इसको 1 नंबर दे दिया। ठीक है, इसके बाद में देखो, इसके बीचों बीच होगा केंद्रक, बीचों बीच क्या होगा, केंद्रक, इसको मैंने 2 नंबर दे दिया। अब ये कोशिका झिल्ली और केंद्रक है ना, इसके बीच में, एक केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में क्या होता है, सेमी सॉलिड तरल भाग, ना तो ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, सेमी सॉलिड भाग भरा होता है, जिसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटो का मतलब कोशिका ही होता है। ठीक है, इसको मैंने 3 नंबर दे दिया। अभी जो साइटोप्लाज्म है ना, इसमें छोटे छोटे कुछ स्ट्रक्चर होती है, जिन्हें बोलते हैं कोशिकांग, कोशिका के अंग, यानी कोशिकांग। कौन कौन से, जैसे ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। आगे बात करेंगे अपन, आपके सेल वाला टॉपिक है ना, डिटेल में बात करेंगे अपन।
इसके अलावा गोल्जी बॉडी, जिसे गोल्जी इकाई कहते हैं, लाइसोसोम होते हैं, राइबोसोम होते हैं, ऐसे ढेर सारे कोशिकांग होते हैं। क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गन होते हैं। सबसे बाहर कोशिका झिल्ली, बीच में केंद्रक, कोशिका झिल्ली केंद्रक के बीच में भरा होता है कोशिका द्रव्य, और इस कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, ऐसे ढेर सारे कोशिकांग भरे पड़े होते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन है प्रोटोप्लाज्म क्या है। तो सुनो, ये जो कोशिका द्रव्य है ये प्लस केंद्रक, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, यदि मैं दोनों को जोड़ दूं तो इन दोनों को एक साथ क्या बोला जाएगा? जीव द्रव्य बोला जाएगा। या मैं यूं भी कह सकता हूं, क्या मुझे एक बात बताओ, कोशिका द्रव्य और जो केंद्रक है वो किसके अंदर है? कोशिका झिल्ली के अंदर है। भाई चारों तरफ कौन है? कोशिका झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ पदार्थ है कि नहीं? कौन कौन? कोशिका द्रव्य केंद्रक है कि नहीं? और कोशिका द्रव्य केंद्रक को एक साथ क्या बोल रहे हैं? जीव द्रव्य बोल रहे हैं। तो एक परिभाषा ये भी हो सकती है कि कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ पदार्थ जीव द्रव्य कहलाता है। भाई ये आपकी कोशिका झिल्ली है, इसके अंदर ही तो भरा है कोशिका द्रव्य और केंद्रक, और कोशिका द्रव्य केंद्रक को क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। तो ये वाली परिभाषा बन सकती है, कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ जो पदार्थ है वो जीव द्रव्य कहलाता है। आई थिंक परिभाषा आपकी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर मैं छोटा सा आपका डाउट क्लियर करता हूँ। एक देखो, कोशिका द्रव्य में दो चीजें हैं, तरल भाग भी है, ठोस भाग भी है। तरल भाग तो खुद कोशिका द्रव्य होता है, और ठोस भाग कोशिका द्रव्य के अंदर जो कोशिकांग होते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, राइबोसोम, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, गोल्जी इकाई या गोल्जी बॉडी जिसे बोलते हैं, ये सारे के सारे कोशिकांग होते हैं, ठोस भाग होते हैं। तो कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि जीव द्रव्य का तरल भाग कौन सा है? कोशिका द्रव्य है। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिला के जीव द्रव्य बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये फिर ऐसे भी बोला जा सकता है। तो आई थिंक ये वाला जो प्रोटोप्लाज्म, ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। आगे देखो, पॉइंट नंबर 3, उपापचय या चयापचय, या जिसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, वीडियो वगैरह प्रॉपर चल रहा है? ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, देखो क्या होता है। देखो ये अपना जो शरीर है ना, मानव शरीर या जंतु किस्से की बात करें अपन, इसमें क्या होता है? पूरे जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ क्रियाएं चलती रहती है। शरीर के अंदर है, जीव के अंदर है तो जैव बोलेंगे, और एक केमिकल रिएक्शंस होती है, रासायनिक क्रियाएं होती है, इसे बोलेंगे जैव रासायनिक। सजीव के अंदर है इसलिए जैव बोलेंगे, केमिकल है इसलिए बोलेंगे रासायनिक, तो मिला के बोलेंगे जैव रासायनिक। तो क्या होता है कि जो जंतु का शरीर होता है ना, इसमें जीवन पर्यंत, जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ क्रियाएं चलती रहती हैं, जिन्हें बोलते हैं उपापचय क्रियाएं। उन क्रियाओं के द्वारा क्या होगा? या तो कोई पदार्थ बनेगा या कोई पदार्थ टूटेगा। बनने के आधार पर, टूटने के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा भी जाता है, वो अपन डिस्कशन करेंगे अभी। तो परिभाषा क्या है कि सजीवों के शरीर में जीवन पर्यंत जैव रासायनिक क्रियाएं चलती रहती है। जैव क्यों बोला है? सजीव के अंदर है, रासायनिक क्योंकि केमिकल रिएक्शंस होती है, मिला के बोल दिया जैव रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं, जिन्हें उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। जिनके परिणाम स्वरूप, यानी ये जो उपापचयी क्रियाएं हैं, इनके द्वारा विभिन्न पदार्थों का निर्माण व विघटन होता रहता है। यानी या तो कोई पदार्थ बनेगा या कोई पदार्थ टूटेगा। ठीक है, अब देखो ये दो प्रकार की होती है, उपचयी क्रियाएं यानी एनाबॉलिज्म रिएक्शन, और अपचयी क्रिया यानी कैटाबॉलिज्म रिएक्शन। ठीक है, उपचयी क्रिया क्या होती है? देखो ये निर्माणकारी होती है। मैंने यहाँ पर बोला ना, या तो किसी पदार्थ का निर्माण होगा या कोई पदार्थ टूटेगा। तो उपचयी क्रिया में किसी पदार्थ का निर्माण होता है, तो ये निर्माणकारी हो जाएगी, और इनमें किसी पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, कोई पदार्थ टूटेगा, इसलिए ये विघटनकारी हो जाती है, अपघटनकारी हो जाती है, जो कि अपन आगे अभी चर्चा करेंगे। देखो, तो उपचयी क्रिया ये कैसे होती है? ये निर्माणकारी होती है, यानी इनमें किसी पदार्थ का निर्माण होगा। तो वे उपापचयी क्रियाएं जिनके द्वारा किसी पदार्थ का निर्माण होता है उपचयी क्रियाएं कहलाती है। जैसे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया होती है ना, वो पेड़ पौधों में होती है। इस अभिक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। और ये अभिक्रिया आप सभी को पता भी होगी, CO2 प्लस जल
है ना, सूर्य का प्रकाश होता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनता है प्लस ऑक्सीजन प्लस जल बनता है। ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, इसको मैं ऐड ऑन कर दूंगा नोट्स के अंदर, नो प्रॉब्लम। तो ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है। यहाँ पर देखो किसी पदार्थ का निर्माण हो रहा है, ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, तो ये निर्माणकारी है। प्रोटीन का निर्माण, हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है, वो भी एक निर्माणकारी उपचयी क्रिया है। और प्रोटीन का निर्माण होना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसलेशन, यानी हिंदी में बोलेंगे अनुवादन। ठीक है, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, आपको पता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन, अनुवादन। इसके अलावा विटामिन डी का संश्लेषण, विटामिन डी बन रहा है, बनता है ना हमारी त्वचा के अंदर विटामिन डी, जब सूर्य का प्रकाश मिलता है तो कुछ रिएक्शंस होती है, उनके द्वारा विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। तो ये निर्माणकारी अभिक्रियाएं हैं, उपचयी क्रियाएं हैं। आगे अपचयी क्रियाएं, ये विघटनकारी होती है, यानी इन अभिक्रियाओं में कोई पदार्थ टूटेगा। तो परिभाषा क्या बने कि वे उपापचयी क्रियाएं जिनके द्वारा किसी पदार्थ का विघटन होता है, अपघटन होता है, यानी कोई पदार्थ टूटता है। एग्जाम्पल जैसे श्वसन क्रिया है, पाचन है। श्वसन क्रिया में देखो कोई पदार्थ टूटेगा, कैसे टूटेगा, हालांकि मैं भी आपको बताने वाला हूँ श्वसन क्रिया के अंदर, या तो इसी वीडियो में बता दूंगा या नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, है ना, जब भी ये वाला पॉइंट आएगा श्वसन वाला। श्वसन में क्या होता है, जैसे आपने भोजन खाया, टूट के ग्लूकोज बना, अब उस ग्लूकोज से सीधी ऊर्जा नहीं मिलेगी आपको, ग्लूकोज भी टूटेगा, और ग्लूकोज टूटेगा ऑक्सीजन के द्वारा। और हम श्वसन क्रिया में जो गैस ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन ही होती है, तो ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को तोड़ा। ये कौन सी क्रिया में हो रहा है, श्वसन क्रिया में। तो श्वसन क्रिया एक अपचयी क्रिया है, एक विघटनकारी क्रिया है। पाचन, पाचन में भी क्या होता है, तो जटिल चीज़ें होती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, वो सरल और छोटी छोटी चीज़ों में टूटती है। तो पाचन भी क्या है, एक विघटनकारी है। हालांकि ये डिटेल से भी बताऊंगा, तब आपके इजीली समझ में आ जाएगा, और भी अच्छे से, अभी भी आ गया होगा और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। अगला पॉइंट है पोषण। पोषण देखो देखो पोषण होता है क्या है, तो सिंपल सी भाषा में मैं आपको बता रहा हूं। देखो हम भोजन में क्या क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है, जल भी पीते हैं। ये सारी चीज़ें है ना, इन सभी को बोलते हैं भोजन। जैसे रोटी आपके सामने रखिए, भोजन है। अब उस रोटी को आप खा रहे हैं ना, इनटेक कर रहे हो, मुंह के अंदर डाल रहे हो, अंतः ग्रहण कर रहे हो, वो विधि पोषण कहलाती है। क्लियर है। तो परिभाषा देखो, सजीवों को शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न पोषक पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स की आवश्यकता होती है, जिन्हें सामूहिक रूप से भोजन कहते हैं। तथा भोजन को अंतःग्रहण, अंदर ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। क्लियर है। हालांकि पोषण वाला टॉपिक आपके आएगा, अलग से दे रखा है सिलेबस में, तब इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं कुछ बात यहाँ पे कर रहा हूँ। पोषण दो प्रकार का होता है, स्वयंपोषी पोषण, परपोषी पोषण। परपोषी को विषमपोषी पोषण भी कहते हैं। स्वयंपोषी पोषण में क्या होता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वयंपोषी जीव कहलाते हैं, और ये विधि स्वयंपोषण कहलाती है। जैसे पादप, और पादप जो अपना भोजन बनाते हैं वो किस विधि से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से बनाते हैं, अभी मैंने आपको बताया भी था। और परपोषी में क्या होता है, ये भोजन के लिए, ये वे जीव होते हैं जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे जीव पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य और अन्य जंतु, ये सब परपोषी होते हैं, आगे बात करेंगे। अब देखो अगला पॉइंट है पाचन, डाइजेशन। अभी मैंने आपको बताया भी था, श्वसन और पाचन आपकी अपचयी क्रिया होती है, विघटनकारी होती है। कैसे होती है अभी आपको समझ में भी आ जाएगा। देखो पाचन होता क्या है, आप लोग एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। पाचन को एक बार मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ जी, समझने की कोशिश करना आप लोग पाचन को। देखो आप लोग भोजन में क्या क्या ग्रहण करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। आप लोग भोजन में किस किस चीज़ को ग्रहण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा,
खनिज लवण, विटामिन्स और जल, ये सारी चीज़ें आप लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण, विटामिन, जल। सबसे पहली बात, हम इनको ग्रहण करते क्यों हैं? हम इनको ग्रहण करते हैं ताकि हमारे शरीर को क्या मिले? ऊर्जा मिले, ताकत मिले। ठीक है। अब ये खा लेंगे ना तो आपको सीधी ऊर्जा नहीं मिलेगी। ऊर्जा तब मिलेगी जब इनका क्या होगा? अवशोषण होगा। जब हमारा शरीर, हमारा रक्त इनका अवशोषण करेगा तब जाके ऊर्जा मिलेगी। अब सुनना, खनिज लवण, विटामिन्स और जल, इन तीनों का हमारा शरीर, हमारा रक्त सीधे अवशोषण कर लेता है, इसलिए इनका पाचन नहीं होता है। और ये तीनों चीज़ें जो हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनको हमारा शरीर सीधा अवशोषण नहीं कर पाता है, इसलिए इनका पाचन होता है। अब पाचन में होता क्या है? देखो, कार्बोहाइड्रेट है ना, जैसे ये बड़ी चीज़ है, हमारा शरीर इसका अवशोषण नहीं करेगा। तो पहले, क्योंकि ये जटिल है, ये कॉम्प्लेक्स है, तो पहले इसको ना छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाएगा। छोटे छोटे भागों में मतलब सरल भागों में तोड़ा जाएगा। क्यों तोड़ा जाएगा? क्योंकि हमारा शरीर ये जटिल अणु जो है, जो बड़ा अणु है, इसका अवशोषण नहीं कर सकता। तभी कर सकता है जब इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाएगा, यानी सरल भागों में तोड़ा जाएगा, तब ये कैसा हो जाएगा? अवशोषण योग्य हो जाएगा। और जब हमारा शरीर इसका अवशोषण करेगा तभी तो हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। अरे मिलेगी, नहीं मिलेगी? तो सिंपल सी बात है, ये तीनों चीज़ों को हमारा शरीर डायरेक्ट एब्जॉर्व कर लेता है, अवशोषण कर लेता है, इसलिए इनके पाचन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन तीनों को हमारा शरीर सीधा अवशोषण नहीं करता है, इनको पहले पाचन करना होता है और फिर इनका अवशोषण होता है, फिर आपको ऊर्जा मिलेगी। तो पाचन में होता क्या है? बड़े बड़े जो जटिल अणु हैं उनको छोटे भागों में तोड़ा जाता है ताकि क्या हो जाए? उनका अवशोषण हो जाए। अब देखो, परिभाषा समझना आप लोग अच्छे से। हाँ जी, पाचन क्या होगा? सजीवों के शरीर में होने वाली वह जैविक प्रक्रिया, जैविक क्यों बोले? सजीव के अंदर हो रही है तो जैविक ही होगी। जैविक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जटिल कार्बनिक पदार्थों को, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है ना, एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनके अंदर कार्बन पाया जाता है। ये जटिल होते हैं, बड़े बड़े अणु के रूप में होते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल एवं अवशोषण योग्य रूप में परिवर्तित किया जाता है, उसे पाचन कहते हैं। यानी पाचन एक ऐसी क्रिया है जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट के बड़े अणु हैं, जटिल अणु हैं, उनको सरल यानी छोटे भागों में तोड़ा जाएगा ताकि उनका क्या हो जाए? अवशोषण हो जाए। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, यही क्या पाचन है। ठीक है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं आपको पता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तीनों का पाचन होगा। खनिज लवण, विटामिन, जल का नहीं होगा, क्योंकि इनको हमारा शरीर सीधा क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। देखो, जब कार्बोहाइड्रेट टूटेगा ना, किस में टूटेगा? ग्लूकोज में। ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, पूछा भी जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस में होता है? ग्लूकोज में। प्रोटीन का पाचन किस में होगा? अमीनो अम्लों में। और वसा का वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में होगा। जिन्हें हम यूँ कह सकते हैं कि ग्लूकोज मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बनाता है, अमीनो अम्ल मिलकर के प्रोटीन बनाता है, वसीय अम्ल ग्लिसरॉल मिलकर के वसा बनाता है ना, ऐसे अपन कह सकते हैं। हालांकि कार्बोहाइड्रेट में आपको आगे बात करेंगे कई प्रकार का होता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, कई टाइप्स के होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं बेसिक बात बता रहा हूँ। तो जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा तो ग्लूकोज में होगा, प्रोटीन का होगा तो अमीनो अम्लों में होगा, वसा का होगा तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, अपन बेसिक बात कर रहे हैं, सजीव के अभिलक्षण गुण की बात कर रहे हैं। आगे जब डिटेल से आएगी ये पॉइंट आपके सारे के सारे, पाचन, पोषण, श्वसन, पूरी यूनिट है आपके, पूरे टॉपिक्स हैं, तब डिस्कशन करेंगे डिटेल में। ठीक है। अगला है श्वसन, रेस्पायरेशन। क्या होता है सुनो। हालांकि आप लोगों ने देखो जनरली यही सुना होगा भाई, ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना श्वसन है। ये श्वसन नहीं होता है देखा जाए तो। श्वसन क्या है? देखो, आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, इसका पाचन हो गया ग्लूकोज में, हो गया। मुझे एक बात कहो, आपने कार्बोहाइड्रेट का मतलब भोजन, आपने भोजन क्यों खाया? कार्बोहाइड्रेट क्यों खाया? ऊर्जा प्राप्ति के लिए, ताकि हमारे शरीर को ऊर्जा मिले, ताकत मिले। लेकिन कब मिलेगी? पहले इसका क्या होगा? पाचन होगा।
पाचन होने के बाद ये ग्लूकोज भी चेंज हो गया, लेकिन अब इससे भी आपको सीधी ऊर्जा नहीं मिलेगी। इससे तब मिलेगी जब इसका दहन होगा, ये जलेगा, ये टूटेगा। अब ये टूटेगा किसके द्वारा? ये टूटेगा ऑक्सीजन के द्वारा। और ऑक्सीजन गैस हम किस में ग्रहण करते हैं? श्वसन क्रिया में ग्रहण करते हैं। तो श्वसन में देखो होता क्या है, ध्यान से देखना आप लोग। श्वसन में होता क्या है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज का सूत्र है भैया, ये ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। अब ये ग्लूकोज है ना, इसकी क्रिया होगी ऑक्सीजन से, और जब ऑक्सीजन से क्रिया होगी तब ये टूटेगा CO2 में, जल में और ऊर्जा में। यह ऊर्जा प्राप्ति के लिए इतने सारे कांड हो रहे हैं भाई, इस ऊर्जा के लिए। तो पहले अपन परिभाषा देखते हैं कि श्वसन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा, ये भोजन है आपका, ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन से क्रिया होना, और ऑक्सीजन से तो हो रही है। भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा CO2 जल बनते हैं तथा ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे ATP के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है। क्या है ATP भी बात करेंगे। तो श्वसन का मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीजन ली, CO2 छोड़ी, ये श्वसन है, नहीं। श्वसन में क्या होता है, जो भोजन होता है उसका ऑक्सीकरण होता है, जिस CO2 बनता है, जल बनता है, ऊर्जा मुक्त होती है। उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं? ATP बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सुनिएगा आप लोग। देखो, हम जब श्वसन क्रिया करते हैं ना, तब हम ऑक्सीजन ही नहीं लेते हैं। हमारे वायुमंडल में क्या है? गैसों का मिश्रण है, तब बहुत सारी गैस अंदर लेते हैं, लेकिन उनमें से ऑक्सीजन ही बाद में फेफड़ों तक पहुंच पाती है, बाकी सारी गैसें बाहर आ जाती है। ठीक है, अब देखो, ग्लूकोज की क्रिया ऑक्सीजन से हो गई भाई, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, उसका पाचन हुआ ग्लूकोज भी। अब हम कर रहे हैं ऑक्सीजन श्वसन क्रिया, ऑक्सीजन जा रहा है, ग्लूकोज के पास पहुंचा, है ना। अब ये टूटेगा CO2 में, जल में, ऊर्जा में। CO2 की हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं है, तो आउट कर दिया जाएगा, बॉडी से आउट, शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। जल की बात करें, आप लोग जानते हैं मानव शरीर में 70% जल होता है, 70% जल होता है। ठीक है, और ऊर्जा की बात करें तो इस ऊर्जा का नाम क्या है? ATP, है ना, नाम दिया गया इसको ATP। इसका पूरा नाम क्या है ATP का? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसे ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं, एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, सुनिएगा भाई। मुझे एक बात बताओ, देखो आपने भोजन खाया, ठीक है, उससे ऊर्जा मिल गई, ऊर्जा तुरंत काम में आ गई, लेकिन कुछ ऊर्जा बची हुई है। उस ऊर्जा को माइटोकॉन्ड्रिया में, देखो यहाँ पे लिखा भी है ये जो ATP है ना, इसको माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर कर लिया जाता है, इकट्ठी कर लिया जाता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हमारे शरीर का या कोशिका का ऊर्जा घर, एनर्जी हाउस या बिजली घर, पावर हाउस भी कहते हैं। अब समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं कि ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं भाई। जैसे आप लोग मान लीजिए ना, चावल लेके आए हो मार्केट से, चावल आपने खाए, आपको ऊर्जा मिली, लेकिन आप लोग चावल की क्या दे के आए हो? पैसे दे के आए हो। पैसे मतलब रुपया, करेंसी दे के आए हो। अरे इंडिया की करेंसी क्या? रुपया है ना। तो आप लोग चावल यानी उस ऊर्जा के बदले रुपया दे के आए हो, मुद्रा दे के आए हो। वैसे ही जैसे आपने भोजन खाया, ऊर्जा मिली, लेकिन जो बची हुई ऊर्जा है उसको माइटोकॉन्ड्रिया में इकट्ठी कर लिया जाएगा। जब भी हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो कहाँ से लेगा? माइटोकॉन्ड्रिया से लेगा। जैसे हमने रुपया देके चावल खरीद के ऊर्जा ली थी, वैसे ही हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ATP खर्च करेगा और फिर आपको ऊर्जा मिलेगी। इसलिए ATP को ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? आगे देखो, दूसरी बात यहाँ पे देखो, 2 पॉइंट मैंने और लिखे हैं। ऊर्जा उत्पादक अणु ग्लूकोज है भाई, इस ग्लूकोज से ही तो आपको ऊर्जा मिल रही है। तो जो ग्लूकोज का अणु है ये ऊर्जा उत्पादक है, ऊर्जा उत्पन्न करने वाला है। और यहाँ पे ऑक्सीकरण किसके द्वारा हो रहा है? O2 के द्वारा। और ऑक्सीकरण O2 के द्वारा ही होगा, आपको पता है, नॉर्मल सी बात है। हालांकि और भी होते हैं इसके अंदर, ऑक्सीकरण पहचानने के और भी रूल होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन वाला भी रूल है कि ऑक्सीजन से क्रिया हो रही है, मतलब उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्लियर है भाई? अगला पॉइंट है 7वां, उत्सर्जन। देखो एक्सक्रेशन क्या होता है। अब देखो, अभी आपने देखा हमारे शरीर में काफ़ी सारी उपापचय क्रियाएं चलती रहती है ना। कुछ पदार्थों का निर्माण होगा और कुछ का टूटेगा, ये सारी क्रियाएं चलती रहती है। पाचन भी होता रहता है, श्वसन भी होता रहता है। तो ये सारी उपापचय क्रियाएं हो रही है ना,
इनके द्वारा कुछ ऐसे पदार्थ भी बनते हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हमारे शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है। अब जिस विधि के द्वारा, जिस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकालते हैं ना, उस प्रक्रिया को बोलते हैं उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं ना हमारे शरीर में, ये ज़्यादातर नाइट्रोजन युक्त होते हैं। इनमें नाइट्रोजन पाया ही जाता है अधिकतम अपशिष्ट पदार्थों में। तो परिभाषा सिंपल से क्या बनती है कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। या यूं कहे सिंपल से भाषा में कि वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा हानिकारक उपापचयी अपशिष्ट, देखो अपशिष्ट को वर्जनीय पदार्थ भी कहते हैं, क्लास 10th की बुक में दे रखा है। अपशिष्ट को ये वाला शब्द भी बोलते हैं। ठीक है, हानिकारक उपापचयी क्रिया के द्वारा बनते हैं। हानिकारक उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है। वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा हानिकारक उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाती है। चलिए, अब कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ हैं? जैसे यूरिया है, यूरिक अम्ल है, अमोनिया है, मलमूत्र है, पसीना है ना, ये सारे आपके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। यदि मैं प्लांट्स की बात करूँ पादप में, तो पादपों में जैसे गोंद होता है, आप देखते हैं ना, जो पेड़ों की जो छाल होती है, तना होता है, या जो टहनियाँ होती है, वहाँ पे गोंद जैसा लग जाता है, मतलब गोंद लेटेक्स कुछ ऐसे पदार्थ होता है ना, चिपचिपा सा वो लग जाता है, वो क्या गोंद, यानी वो क्या उनका अपशिष्ट पदार्थ है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हालांकि ये अपशिष्ट पदार्थों से किसी पूछते हैं, जैसे मनुष्य का अपशिष्ट पदार्थ क्या है ना, जो मूत्र के द्वारा बाहर निष्कासित होता है, जलीय जीवों का क्या है, तो ये सारी बातें अपन आगे जब पॉइंट पढ़ेंगे उत्सर्जन, उसमें डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में अपने इतना ही देखेंगे। ये 7 पॉइंट, टोटल 11-12 पॉइंट मैंने आपको लिखवाए थे। देखो यहाँ पे सजीवों की जो अभिलक्षण गुण हैं, टोटल 12 पॉइंट है, जिनमें से अपन 7 पॉइंट के बारे में चर्चा कर चुके हैं। 6 पॉइंट अपन कल डिस्कशन करेंगे। और कल ये वाला जो आपका यूनिट है, कौन सी यूनिट, ये सजीव निर्जीव, ये कंप्लीट भी हो जाएगी। ठीक है भाई, तो क्लास कैसी लगी? क्लास को लाइक करना है, प्यार से कमेंट करना है, अधिकतम वीडियो को शेयर भी करना है। देखो आपका सपोर्ट होगा ना, तभी हम आगे चीज़ों को कंटिन्यू कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेज मिलेगी बेस्ट कंटेंट के साथ। आप लोग कहीं भी कंपेयर कर लेना, किसी भी बुक के साथ, किसी भी टीचर के नोट्स के साथ। इसके अलावा ये जो PDF है, ये भी आपको मिल जाएगी। तो आपके सामने नोट्स होंगे, इधर क्लासेस देखो, आपके सारे सिलेबस को कवर कीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है भाई, और जो अपना टेलीग्राम चैनल है गुरु अकेडमी 2116, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, और इसी नाम से अपना इंस्टाग्राम पेज है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक भाई, मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।